वो किसी को ऐसे सौंपेंगे, मुझे नहीं लगता। जी राइट। मैं सुनील शुक्ला साहब का बहुत स्वागत करूंगा और सुनील जी के पास ही जाना चाहूंगा। सुनील साहब, हम लोग दो तीन चीजों पे बात कर रहे थे। एक तो हमने ये आरंभ जो किया था कि असम और जो पुडुचेरी में जो एक बम्पर वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं धड़कनें बीजेपी की ज्यादा बढ़ी हुई है, कि खोने के लिए उसी के पास है। बाकी तो कांग्रेस को तो पाने की ही संभावना है, उम्मीदें ज्यादा है। और दूसरा, आज जो एक कहा गया, आपने अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि पश्चिम बंगाल उनके लिए यक्ष प्रश्न है, कैसे ये इनके पहले भी दो बार कोशिश हुई और वो परवान नहीं चढ़ी थी। अब कहा गया है कि आप सौंपिए खजाने की चाबी, सत्ता में बैठाइए हमको और हम आपको इफराद। पश्चिम बंगाल की हालत छुपी हुई नहीं है, क्या बुरे हाल हैं। और जो उन्होंने जिस तरह की झड़ियां लगाई हैं घोषणाओं की, मैं कुछ जो आर्थिक मामलों के जानकार हूं, एक सहज भाव में भी अगर आप कैलकुलेट करिए कि 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 3,000 देना हर महीने, या आप 7 पे कमीशन दे देंगे, डीए दे देंगे और तमाम क्या क्या दे देंगे, तो बहुत तात्कालिक जो वो कह रहे हैं कि इतने महीने में हम कर देंगे, टाइमिंग प्रोग्राम जो वो दे रहे थे, 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो ये सारा है, ये जो हम जिसका हमने फोकस भी किया है, जबकि गांधी के सहारे या जो जो धन बल के सहारे, बल तो है लेकिन धन के सहारे ये जो लॉलीपॉप्स हैं, इसके सहारे कुछ बात बनेगी क्या पश्चिम बंगाल में, लगता है आपको? सब पे आपका एक नोट। धन्यवाद संजीव जी। सवाल है कि अमित शाह साहब जो पश्चिम बंगाल में लोगों को देने की बात कर रहे हैं, वो ये बता दें कम से कम कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां क्या किया है। मध्य प्रदेश में तो पिछले 2 दशक से सरकार है, गुजरात में पिछले 2 दशक से सरकार है, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से सरकार है, 1 दशक यहां भी कह लीजिए आप। यहां क्या दिया है? पेंशन खत्म करने वाली सरकार पार्टी लोगों को पश्चिम बंगाल में जाकर के कह रही है कि हम पेंशन देंगे। ये विश्वास लोग कर लेंगे क्या? जो लखपति दीदियां बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाके, वह कितनी लखपति दीदियां मध्य प्रदेश में बन गई हैं? भाई बिहार में भी तो आप थोड़ा बहुत अगर मौके छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार की सरकार में आप शामिल रहे हैं, कितनी लखपति दीदियां वहां बन गई? बताना चाहिए ना। 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की बात है। गुजरात की क्या स्थिति है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पश्चिम बंगाल में जाके पहली बार राजनीति कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में पहले से सत्ता में है। पश्चिम बंगाल का नागरिक ये जानना चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिहार में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो मध्य प्रदेश में, जो सीमावर्ती जिले हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं पश्चिम बंगाल के, वहां पे क्या किया? 5 साल आपकी सरकार रही है झारखंड में, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य भी है। लगातार पहली सरकार है जो 5 साल का साल पूरा किया था उन्होंने। पिछली बार क्या किया था आपने? झारखंड में कितनी प्रगति हो गई थी? अगर आप ये कहते हैं कि औद्योगिक इकाइयां पश्चिम बंगाल में आई, औद्योगिक इकाइयां कितनी मध्य प्रदेश में आई हैं, कितनी उत्तर प्रदेश में आई हैं, कितनी बिहार में आई हैं? इन चीजों का तो आपके बात का लोग यकीन करेंगे अगर ये कहा जाए कि ये काम मैं अपने अपने शासित राज्यों में कर चुका हूं। ये तो तथ्य है ना कि इस देश में आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित राज्य केरल है, जहां भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है। एक विकसित राज्यों में तमिलनाडु है जिसकी आर्थिक प्रगति दिखाई पड़ती है, वहां भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है। महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी कब आई? उसके पहले तो गैर भाजपा पार्टियां ही रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के नागरिकों को तरह तरह के आश्वासन दे रही है, तो उसको ये बताना चाहिए कि अन्य राज्यों में उसने क्या किया है। मध्य प्रदेश में निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात की स्थिति कितनी हो गई है मध्य प्रदेश में? क्या क्या निर्यात होने लगा? ये बताएंगे? आप नहीं बताएंगे, क्यों आप दावा कर देंगे हो जाएगा? खैर, वो एक बड़ा विषय है। और आज भी आप देखिए ना कि अमित शाह साहब कहाँ रोड शो करने गए? खड़गपुर में। खड़गपुर में कौन है? दिलीप घोष। मतलब एक परंपरागत सीट है उनकी। आप उन इलाकों में जाके रोड शो कीजिए जिन इलाकों में भी आपको जीतना है। नॉर्थ बंगाल तो पहले से भी आपके प्रभाव का क्षेत्र है। ये नॉर्थ बंगाल तो ही ना जो बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले हैं जहां पर। लेकिन जहां पे आपको विस्तार करना है, आपको कोलकाता में विस्तार करना है, आपको हावड़ा में विस्तार करना है, आपको दक्षिण 24 परगना में विस्तार करना है, आपको आसनसोल, दुर्गापुर, पूर्व बर्धमान, इन तमाम जिलों में आपको अपना विस्तार करना है जहां आपका कोई आधार नहीं है। वहां जाके देखिए आप कितनी स्थिति बनती है।
सवाल केवल देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने उसी नुस्खे को आजमाना चाहती है जो देश के अन्य राज्यों में उसने किया है, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल में वो हो नहीं पा रहा है। जो उसको जन समर्थन मिल रहा है वह है उत्तर भारत के कुछ राज्यों के जो लोग कुछ इलाकों में रह रहे हैं या जहां पे जो बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम बंगाल ज्यादा है, जिसमें आप पे पुरुलिया है, बांकुरा है, ये उत्तर 24 परगना है। इन ऐसे कुछ जिलों में जहां भारतीय जनता पार्टी का असर आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी राज्यों की स्थिति वो, बाकी राज्य के अन्य हिस्सों की स्थिति वो नहीं है। और जहां तक काम का सरकार अपने गवर्नेंस की बात कर रही है, आप अमित शाह साहब ने कहा है कि वो आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे वहां। पश्चिम बंगाल का नागरिक आयुष्मान आयुष्मान भारत में क्यों जाना चाहेगा? आयुष्मान भारत की एक प्राथमिक शर्त आपको आपको हमारे श्रोताओं को ही पता होगा कि न्यूनतम 6 लोग परिवार में होने चाहिए। अगर 6 लोग नहीं है तो उनके पास या तो ये श्रम कार्ड हो या अंत्योदय कार्ड हो। 6 लोग अगर आपके यहाँ नहीं तो कितने संख्या बन गए हैं? पश्चिम बंगाल में प्रत्येक परिवार का प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक, राज्य के हर जिले में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं हैं। आप मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा करते हैं, उन राज्यों में क्या स्थिति है जिन राज्यों में आप पहले से ही हैं? बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज खुलता है क्या? नहीं होता। सवाल हमने है, देखा सवाल इस बात का। हमारे यहाँ एम्स है। मुझे याद है कि वो सुषमा स्वराज कह गई थी जब 2000 अटल जी के दौर में था कि 50 साल में 1 एम्स और 5 साल में 6 एम्स। क्या हाल है एम्स के, आप देख लीजिए, है बदतर हाल है, सिर्फ दावे और बातें। सवाल है संजीव जी कि ये जो एम्स है पहले से खुलते चले आ रहे हैं और यूपी सरकार ने भी खोलना चाहिए, लेकिन यह कर देना कि पिछले 3 कार्यकाल में ममता बनर्जी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये तो उचित नहीं है। सवाल है ना कि आप अगर एक मॉडल प्रस्तुत कर दे बीजेपी कि बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धियां हैं और हम उन उपलब्धियों को लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में, उस रिपोर्ट कार्ड लेके जाए, लोग सहज विश्वास कर लेंगे। क्या एक बार बात कर गवर्नेंस की बात कर, ये क्या भारतीय जनता पार्टी पूजा पाठ का नियम हम बनाएंगे, ये सब एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक दलों को, सरकार को पूजा पाठ का नियम बनाने का क्या मतलब है? क्यों इस आप सोच सकते हैं आप। खैर, अब आप बात कर रहे हैं कि पुडुचेरी और असम में जो मतदान बहुत अधिक हुआ। देखिए अभी यह स्पष्ट नहीं है कि असम के किन इलाकों में ज्यादा मतदान हुआ। उत्तर असम, ऊपरी असम में हुआ, निचले असम में हुआ, बोडोलैंड में हुआ, ये बराक वैली में हुआ, किस इलाके में हुआ? ज्यादा मतदान होना, मेरी अपनी समझ है, ज्यादा मतदान होना न तो सत्ता को बनाए रखने और न ही सत्ता परिवर्तन, किसी के भी दावे को बहुत ही मजबूती के साथ आप नहीं कर सकते। ये दोनों स्थितियां बनी है ज्यादा मतदान होने पर। पश्चिम बंगाल अभी ताजा तरीन उदाहरण है हमारे आपके बीच में। बिहार ताजा तरीन उदाहरण है, जहां पे ज्यादा मतदान हुआ सरकारें रह गई, ज्यादा मतदान हुआ सरकारें चली गई, दोनों चीजें हुई हैं। अब जहां तक सवाल है असम का, असम में किन इलाकों में मतदान ज्यादा हुआ? अगर ऊपरी असम में ज्यादा मतदान हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अगर बराक वैली में ज्यादा मतदान हुआ, ये हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के खिलाफ खतरे की घंटी है। लेकिन एक चीज है कि आप इन तथ्यों का उल्लेख या विश्लेषण इस आधार पर कीजिए कि चुनाव प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान राज्य माहौल क्या था। कैंपेनिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस का गठबंधन है, इससे व्यापक तरीके से प्रचार अभियान चलाया है, अपना बहुत मजबूती के साथ चलाया और लोगों की भागीदारी भी उसमें हुई। कांग्रेस ने गैर भाजपा मतदाताओं के बीच को बंटवारे को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। मैंने 12-13 दलों का एक उन्होंने गठबंधन तैयार किया और सभी ने बहुत ही मजबूती के साथ मिलकर के लड़े हैं। वहां पे कम से कम असम में आपको फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश गठबंधन के किसी दल के बीच में नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और एजीपी में असम गण परिषद के बीच में फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई 2 सीटों पर।
उनको अपना वो भी उम्मीदवार उतारे हैं, एजीपी भी अपना उम्मीदवार उतारी है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे मजबूत संगठन की या लोकप्रियता या जनाधार वाली पार्टी कहती है, यह पार्टी बोडोलैंड में 15 सीटें हैं विधानसभा की, केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप इतनी बड़ी पार्टी हैं तो एजीपी को आपको 15 में से 11 सीट देने की क्या जरूरत है? क्यों कि असम बोडोलैंड काउंसिल में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और यूनाइटेड लिबरेशन पीपुल्स फ्रंट, इन दोनों दलों का दबदबा है। 2021 के चुनाव में यूनाइटेड लिबरेशन पीपुल्स फ्रंट यह सहयोगी थी बीजेपी की। इस बार बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट वहां पे दावेदार हो गया है, और वहां जो यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट है वो अलग है, वो किसी भी गठबंधन में नहीं है। उसके अलग चुनाव लड़ने से बोडोलैंड में भारतीय जनता पार्टी को नफा होगा कि नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन उसका अलग होना ही जो पॉलिटिकल परसेप्शन है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो बदल गया राज्य में। तो यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि अब मैं तत्काल या जल्दीबाजी कर सकते हैं आप कि इस बल ज्यादा हुए मतदान का निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन यह तो बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है कि हेमंत बिश्व शर्मा सरकार के खिलाफ बहुत इजी गोइंग नहीं है। और जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब के वक्तव्य आ रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से वो अपनी भाषा का बॉडी लैंग्वेज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वह एक बेचैन राजनेता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। गाली गलौज करना, आप चुनाव जीत रहे राजनेता का ये व्यवहार कहीं आपने किसी राज्य में देखा है जो दिखाई पड़ रहा है? हेमंत के खिलाफ जो कांग्रेस लाई है, उनकी पत्नी के खिलाफ पासपोर्ट और संपत्ति का मामला विदेश में, क्या उसका असर बड़ा होगा? कुछ बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है उस राज्य में। और इसीलिए आप ये देखिए कि भारतीय ये पूरी कोशिश की गई कि जो पासपोर्ट के मसले पर या जो विदेशों में पूंजी निवेश के मसले पर के जो आरोप थे, उस पर कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं आया। बीजेपी कहाँ बोली? अभी कल असम पुलिस के जरिए कोशिश उनको हुई थी, आज जमानत मिल गई उनको, 6-7 दिन का राहत मिली है अपने उसको। सवाल इस नहीं, वो तो देखियो राजनीतिक लड़ाई है, जेल मैंने पवन खेड़ा को जेल जाने से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन ये कैसी सरकार है, ऐसे राजनीतिक दल के लोगों जो बहुत ही विंडिक्टिव है। लेकिन हवाई अड्डे पे पकड़ने चले गई थी पुलिस। हाँ, रायपुर 2023 में रायपुर जा रहे तब इनको पकड़ लिया था। यही असम की पुलिस है। सवाल है कि एक आरोप लगे हैं उस, अरे भाई हेमंत बिश्व शर्मा साहब भी गौरव गोगोई के खिलाफ क्या आरोप लगाते रहे हैं? पाकिस्तान से रिश्ता है, सोरोस के फाउंडेशन से रिश्ता है, इनकी पत्नी का वो है, इनके बेटे का वो है, दुनिया भर के आरोप लगाते रहे हैं वो। और वो आरोप जो लगा रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा साहब, उनको तो आरोप लगाना ही नहीं चाहिए, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है, वो तो उनको आरोप की क्या जरूरत है? उनके खिलाफ अगर इतने मामले उनके गौरव गोगोई के खिलाफ है, कार्रवाई कर लीजिए आप। लेकिन पवन खेड़ा या कांग्रेस के पास तो आरोप लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आरोप ही लगा सकते हो साहब, तो उन आरोपों की जांच करना या उन आरोपों की सफाई देना या उन आरोपों के विपरीत अपने आरोपों के लिए प्रमाण दिए हैं। प्रमाण सारे जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो चीजें उसमें प्रमाण दिए उन्हें। आपका हेड स्पेस कट रहा है, थोड़ा हेड स्पेस यदि कम हो जाए आपका, हल्का सा, थोड़ा सा, जी थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाए। मुझे एक सवाल और भी करना था आपसे, फिर एक सवाल और बाद में मैं आप दोनों से करूंगा। एक सवाल सुनील सर इसमें ये भी जोड़ दीजिएगा। मैं एक तो 2 चीजें हैं, एक तो आपने महाराष्ट्र वाला देखा होगा, हम कह रहे हैं कि सामनाम दंडभेद वाला जो सिलसिला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उतना अब परवान उनकी चीजें चढ़ नहीं पा रही हैं। जो एसआईआर को भी ममता बनर्जी एंड कंपनी है, उन्होंने टीएमसी ने भरपूर तरीके से डिफेंड करने का जो हो सकता था पूरी ताकत से किया, उन्होंने दर्शाया, दिखाया, और कहीं वो उनके लिए ये भी निकला है कि वो कार्ड के तौर पर भी कि उनके खिलाफ जो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की कहीं कार्ड भी बन रहा है, ऐसा भी कहीं निकल रहा है। क्या होगा वो तो 4 मई को हम लोग देखेंगे। और दूसरा, महाराष्ट्र में एक बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है, वो जो ईवीएम की जांच वाला, छोटा सा मामला, लेकिन है वो कहीं ना कहीं ये चीजें द्योतक है कि अब चीजें हैं जिसके लिए जवाबदेह नहीं, जो बचते आए वो बच नहीं पाएंगे, आपको चीजें खुलेंगी, आएंगी सामने। दोनों पे एक टिप्पणी आपके साथ में बिहार पे भी चल रहा था। बिहार में जो नीतीश के बाद जो चेहरा है उसको लेकर भी आप टिप्पणी कीजिएगा। मैं एक सवाल करूंगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो बैठक होनी है कल इस्लामाबाद, पहले इस पे। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के बाद नामों का कटना, ये घोर चिंताजनक है। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए चुनौती है।
यह सवाल राहुल गांधी का नहीं है, यह सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, यह सवाल ममता बनर्जी का नहीं है। यह सवाल देश में जमहूरियत को बचाए रखने का है। मतदाता सूची से लोगों का नाम कटना, उनको मताधिकार से वंचित करना इस देश के नागरिकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 91 लाख लोग, मैंने सामान्य लोग संख्या नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के नाम कट गए जो ब्याज अंतिम सूची है। जी ये क्या तरीका है? कहां ले जा रहे हैं आप देश को? किसी से मताधिकार कैसे छीना जा सकता है? और लोगों को मताधिकार उनके अभिलेखों के आधार पर कैसे होगा? जो इस देश में रह रहा है, सार्वभौम मतदाता बनने की प्रक्रिया हमेशा से अपनाई जाती रही है। जो व्यक्ति इस देश में रह रहा है उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है अपने आदेश में। पहले के एक का मुकदमा है गुलाम सरवर या उस मुकदमे का ऐसे ही कुछ नाम, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग अगर किसी व्यक्ति को लेकर के उसके मन में संदेह है तो उसकी जानकारी वो केंद्र सरकार को देगा, अपने स्तर पर निर्णय नहीं कर लेगा। क्या हो रहा है? आपने कहा ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल बने तक नहीं है, चले शुरू नहीं हुए और मतदाता सूची डिक्लेयर हो गई, फ्रीज हो गई। निर्वाचन का तो नियम है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई वहां की मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी। फ्रीज हो गई वो, अब क्या कर लेंगे आप? क्या? और उसके बाद ये कहना कि साहब अगली बार आप वोट दे दीजिएगा, ये सामान्य बात है। अगर हम अपने राज्य में सरकार बनने की प्रक्रिया में मेरी सहभागिता नहीं है तो किस बात के लिए मैं अपने आप को एक आजाद देश का नागरिक मानूंगा? मैं अगर मुझे मताधिकार से वंचित कर दिया गया प्रक्रिया के तहत। मैं बाहर का व्यक्ति नहीं हूं, मैं घुसपैठिया नहीं हूं। घुसपैठियों की पहचान आप करेंगे नहीं, घुसपैठियों के नाम पर लोगों का नाम हम काट देंगे। बावजूद इसके मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पैर जमा नहीं पाएगी। आम स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में नहीं है, कितना भी कोशिश कर ले बीजेपी, संभव नहीं है वो। ठीक। जहां तक बात आपने कही बिहार की, बिहार में लोगों से आप बात करके सुन लीजिए, गैर नीतीश कुमार की सरकार लोगों को स्वीकार नहीं है। आप किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ दोनों मुद्दों को खो दिए। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो परिवारवाद के भी प्रतीक हैं वो। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो प्रशांत किशोर ने कितने कितने गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगाए हैं। उस किसी भी आरोप का संज्ञान तक नहीं लिया बीजेपी ने। उस भ्रष्टाचार के भी आरोप है, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो भारतीय लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए मतदान किया। किन कारणों से जा रहे हैं, मेरे जैसा व्यक्ति अभी तक नहीं समझ पाया कि एक मुख्यमंत्री सामान्य रूप से एक राज्यसभा का सदस्य क्यों बनना चाहेगा। कौन से कारण है, कैसे हो सकता है कि बाद में खुले, आज तो उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई दबाव में है वो। महाराष्ट्र के जो ईवीएम की जांच का आदेश है वो उसी तरह का जांच का आदेश है जो चंडीगढ़ में चुनाव के दौरान जांच का आदेश दिया था न्यायालय ने। और यह बात खुल के सामने आ गई कि वहां का रिटर्निंग अफसर मसीह वो बाकायदे बेईमानी करता हुआ दिखाई पड़ा था और पूरे के पूरे निर्वाचन को अदालतों ने निरस्त कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर उस समय रिटर्निंग अफसर के रूप में चुनाव को प्रभावित करने के आरोप ही नहीं लगे, सिद्ध भी हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो जाए ट्रम्प इजराइल का साथ छोड़ देंगे तो अपने आप समझौता हो जाए। राइट सोनी सर, इसमें एक चीज और भी देखिए, वो जो जलडमरू मध्य है आपका, उसमें हाँ आज 10 जहाज हो पाए थे, उसमें भी वो 4-5-6 तो कुछ 2-3 ईरान के थे और कुछ माल वाहक थे और तेल और नहीं हुआ सारा कुछ। तो ये जो सारा सीन है, ये सीन आगे क्या और करवट लेने की संभावना है? आप देखें, क्योंकि ईरान ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, पहले आप लेबनान वाला जो है वो वहां हमला बंद करिए, हमारी शर्तों पर बात करिए, तब हम बात करेंगे। क्या देख रहे हैं इसको, कैसे एक समअप नोट सर आप? अगर लेबनान और फिलिस्तीन का मुद्दा इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा तो खाड़ी के इलाके में शांति बहाल नहीं हो सकती। अगर इजराइल लेबनान पे फिलिस्तीन पे हमला करता रहेगा तो खाड़ी के इलाके में शांति बहाल नहीं हो सकती। अगर इजराइल को इन हमला करने से रोका नहीं गया तो खाड़ी के देशों में शांति बहाल नहीं हो सकती। इजराइल हमला करेगा, हमास रिटेलिएट करेगा, इजराइल हमला करेगा, हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा और हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा।
अगर ईरान अगर ये बात कर रहा है कि शांति वार्ता में लेबनान को और फिलिस्तीन को शामिल किया जाए, तो वह उसका वाजिब सवाल है। क्यों? कि वह शांति वार्ता में केवल इसलिए शामिल होना चाहता है कि खाड़ी के इलाके में शांति हो। वह अस्थायी शांति की बात कर रहा है, वह युद्ध विराम की बात नहीं कर रहा है। और अस्थायी शांति के लिए आवश्यक है कि जो कारक युद्ध के लिए बने हुए हैं, उन कारकों को रोका जाए। और अगर इन कारकों को नहीं रोका गया और इजराइल का एक विस्तारित स्वरूप की बात वो करता रहा, एक विस्तारित इजराइल की जो कल्पना है नेतन्याहू की, अगर उस पर अमल होता रहा तो वहां शांति बहाली नहीं हो सकती। क्यों? कि अगर इजराइल लेबनान पे हमला करेगा, और करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हम दक्षिण लेबनान पे कब्जा करेंगे। वो कह रहा है कि गाजा में हमारा अधिकार होगा और गाजा में जो फिलिस्तीन है उसको खाली करके चले जाए। लगातार कर रहा हो। गाजा में उसने नरसंहार किया है, वो युद्ध अपराधी है। अगर आप इजराइल को इस मौके पर इन बिंदुओं पर रोकेंगे नहीं, तो खाड़ी के देशों में शांति बहाली कैसे कर सकते हैं आप? यह तो साबित हो गया कि अमेरिकी अड्डे, सैनिक अड्डों के बना देने मात्र से शांति बहाली नहीं हो सकती। ईरान एक ऐसा देश नहीं है जो केवल सैनिकों की मौजूदगी मात्र से अपने आप को संघर्ष से दूर रखेगा। उसको भी अपने इस खाड़ी के इलाके में अपना नेतृत्व स्थापित करना है। वह खाड़ी के देशों को बार बार कहता रहा है कि आप अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, आप नाटो के भरोसे नहीं रह सकते। उसको अपने देशों के बीच में एक संदेश देना है और उसकी लीडरशिप हासिल करनी है। ऐसे में जब वह लेबनान और फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुप क्यों रहेगा? जबकि पूरी इजराइल की सरकार हमेशा से कहती रही है कि हम लेबनान के फिलिस्तीन के साथ हैं और दो राष्ट्रों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। हमारा देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। महात्मा गांधी तक ने कहा था कि जो फिलिस्तीन का इलाका है फिलिस्तीनियों के लिए है, वो किसी अन्य का नहीं है। आज हम कहने लगे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? अरे सुनील जी, साथ नहीं है, फादरलैंड है और हम मदरलैंड है। एग्जैक्टली इतना बदतमीजी, बेवकूफी वाला, उसको पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इतना भारत की दुर्दशा की है कि हम मदरलैंड है, वो फादरलैंड है। और युद्ध के 2 दिन पहले सुनील सर, पाकिस्तान पे भी एक टिप्पणी, मैंने ये भी इसमें बीच में पूछा था कि हमारे यहाँ हरदीप पुरी और हमारे विदेश मंत्री अब कुछ टटोल रही है, इसको भी थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा जो आप। अरे भाई आप मुझे लगता है संपर्क शायद टूटा है, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है, और है ये कहीं ना कहीं प्रश्न है निश्चित सब तौर किस पर देश में प्रश्न गए हैं का इस पूरे युद्ध विराम में क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका कौन सी है? आप वहां जाके, सवाल है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम उन देशों के साथ संपर्क करेंगे जो देश इस शांति वार्ता में सहायक है, जिनकी कोई भूमिका है। जिनकी भूमिका है उसमें पाकिस्तान है, उसमें मिस्र है, उसमें तुर्की है। वहां जा नहीं रहे हैं आप, जा रहे हैं कतर। कतर क्या कर लेंगे आप? कतर तो पहले से अमेरिका का पिट्ठू देश माना जाता रहा है। कतर के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं। कतर में अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं। आप संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं, यूए में जाके क्या मिलेगा आपको? कौन सी भूमिका उसकी है? यूएई ईरान के निशाने पर रहा है, कई इलाकों में उसने हमला किया, और ईरान का आरोप रहा है कि यूएई की जमीन से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है ईरान के खिलाफ। तो आप वहां जाके हासिल क्या कर लेंगे? सवाल इस बात का यह हमारी मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि जिस पाकिस्तान को दुनिया के मंच पर भारत आतंकवाद के नाम पर अलग थलग करने में लगा हुआ था, सफल भी हो गया था, वह पाकिस्तान दुनिया की इतने बड़े क्राइसिस में शांति का दूत बन के सामने आ गया। अमेरिका ने उसको स्वीकार कर लिया, ईरान ने उसको स्विकार कर लिया। अरे अभी किसी एक राष्ट्र ने उसको शांति नोबेल पुरस्कार देने की बात कर दी है। अब बताइए आप, ये भी जिस पाकिस्तान को यह अमेरिका कहता रहा है कि आतंकवादियों का देश है, तमाम देशों ने उसके साथ अपने रिश्ते तोड़े, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी भर्त्सना की गई। आज वो पाकिस्तान की यह भूमिका हो गई, और आप अपना मुंह चुराने के लिए उसको दलाल और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहे हैं। अगर शांति बहाली के लिए किए जा रहे प्रयास दलाली हैं, तो फिर शांति बहाली कैसे होगी? ठीक बात कौन करेगा इसको? बिल्कुल नहीं सुनील सर, टोटली फेल है मामला, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर ही करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो सुपर